आज हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हाँ, ये आपने +1 में डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, और अपने उसकी थ्योरीज, एटम्स की थ्योरी, डाल्टन थ्योरी है ना, ये सब हम पहले लोअर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। फिर भी हम इसको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज मैटर। +1 में स्टार्टिंग में ही आपने पढ़ लिया था मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मतलब कोई भी चीज़ जो हमारी स्पेस ऑक्यूपाई करती है, जगह घेरती है, उसको हम मैटर बोलते हैं। ठीक है, अब हमें ये पता है हमारा मैटर किससे बना है? एटम से। ये वाली बात हमें सबसे पहले किसने बताई थी कि हमारा कोई भी मैटर है, कोई भी चीज़ है, वो हमारी किससे बनी है? एटम से। किसने बताई थी? जॉन डाल्टन ने। ठीक है, अब इससे पहले आपको ये भी पता होना चाहिए एटम से ज्वाइन करके हमारे क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ज्वाइन करके एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स ज्वाइन करके हमारा कंपाउंड बनता है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है, अब है हमारे जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में क्या बोला था? एटम इज एन स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल। जो एटम है हमारा किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है। ठीक है, दूसरी बात उन्होंने क्या बोली थी? अगर हमारे डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, तो उनका एटम्स भी डिफरेंट होंगे। अगर सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम्स भी सेम होंगे। ठीक है, क्या बोला था? डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे। अगर हमारे सेम एलिमेंट्स होंगे तो उनके एटम्स भी सेम होंगे। ठीक है, ये 18th सेंचुरीज की बातें हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में तो हमें पता है हमारे आइसोबार्स, आइसोटोप्स डिस्कवर हुए हैं। अब यहाँ पे डिफरेंट एटम्स का, डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट एटम्स का मतलब है उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, जैसे मास डिफरेंस होगा। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हमने आइसोबार डिस्कवर कर लिया, उसमें हमें पता है अगर हमारे डिफरेंट एलिमेंट भी हों तब भी हमारा मास सेम हो सकता है। ठीक है, आइसोबार्स यही होते हैं। ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट्स बट सेम मास। ऐसे ही हमारे सेम एलिमेंट्स का जरूरी नहीं है उनके एटम सेम हो। ठीक है, जो हमने आइसोटोप डिस्कवर किए हैं, जैसे हमने हाइड्रोजन का पढ़ा था, आइसोटोप पढ़े थे। 3 आइसोटोप थे, क्या थे? प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। ठीक है, ये आइसोटोप्स पढ़े थे ना हमने। तो जरूरी नहीं है कि अगर सेम एलिमेंट्स हो तो एटम उसके सेम ही होंगे। आज के टाइम में हमें बात पता है, लेकिन पहले के टाइम में ये बातें नहीं पता थी, तो उन्होंने ये पोस्टुलेट्स दिए थे, ये जॉन डाल्टन ने अपनी थ्योरी में कहा था। सबसे पहले एटम्स आया मैटर में से, मैटर बना किस चीज़ का है वो हमें किसने बताया? जॉन डाल्टन ने एटम का बनाया। ठीक है, नोट डाउन कर लो अगर आपको करना है तो। चलिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एटम्स के मॉडल्स, एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स पढ़ने से पहले जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स थे, एटम्स के बीच में सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी तो हमारे डिस्कवर हो गए थे। एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े होंगे +1 में, है ना। उसका हमें चार्ज और मास याद होना चाहिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनका हमें चार्ज और मास याद होना चाहिए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये क्या है? हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। बताइए इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इसके ऊपर चार्ज कितना होता है? +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। न्यूट्रॉन हमारे न्यूट्रल स्पीशीज होती है। सेकेंड, इसका मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। इसका प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.625 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। और हमारे न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है, ये सब चीज़ें हमें सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में पता होनी चाहिए। हाँ, डिस्कवरीज भी पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया था? हमारा जे थॉम्सन ने। प्रोटॉन डिस्कवर करा था हमारा ई गोल्डस्टीन को इसका श्रेय गया था। ठीक है, और न्यूट्रॉन हमारा
न्यूट्रॉन हमारा किसने डिस्कवर किया था? चैडविक ने। ओके, ये नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब पढ़ते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक मॉडल्स। अब हम स्ट्रक्चर देखेंगे कि एटम्स का कैसे है, हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स की पोजीशन क्या है, जो हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, हमारे एटम कैसा होता है, उसकी सब एटॉमिक पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है, वो हमारी मॉडल्स किसने दिए थे, सबसे पहले दिए थे, वो थ्योरीज और मॉडल सब पढ़ेंगे, दिए थे। सबसे पहले हमारा सब एटॉमिक फर्स्ट एटॉमिक मॉडल जो दिया था वो दिया था हमारा जे थॉमसन ने। फर्स्ट एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन में, जिसमें हमारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की भी बात करी थी उसने। ठीक है, उसने क्या बोला था कि जो हमारा एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जो एटम है पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं हर जगह एम्बेडेड होंगे। ठीक है, दूसरी बात उसने क्या बोली थी? फर्स्ट बात तो उसने ये बोली थी। सेकंड बात उसने बोली थी जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, जो हमारा एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन जब फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे इसके बाद, तो कोई भी एक्सपेरिमेंट इस मॉडल को सपोर्ट नहीं कर रहा था। ठीक है, इसकी कुछ बातें तो ठीक थी लेकिन कुछ बातें सपोर्ट नहीं कर रही थी जो आगे हमारे एक्सपेरिमेंट्स हमारे साइंटिस्ट कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद हमारा मॉडल आया अर्नेस्ट रुदरफोर्ड मॉडल। ठीक है, सेकंड अर्नेस्ट रदरफोर्ड मॉडल। इसमें अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा होगा जो गोल्ड फॉइल के साथ करते थे, है ना। उसने अपनी थ्योरी में क्या बोला था? सबसे पहले बोला था जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज हमारे एटम के बीचों बीच कॉन्सेंट्रेटेड है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड मिडल ऑफ द एटम। ठीक है, एक बात उसने ये बोली थी। दूसरी बात उसने क्या बोली थी? जो इलेक्ट्रॉन हैं हमारे, वो हमारे पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में मोशन कर रहे हैं लगातार। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर मोशन। ठीक है, ये दो बातें उसने अपनी थ्योरी में बोली थी कि सर्कुलर मोशन करते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन और हमारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो बीच में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरी के फेलियर क्या थे? थ्योरी नोट डाउन करनी है तो कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, अब हम इसके फेलियर देखते हैं, क्यों ये फेल हो गई थी थ्योरी। फर्स्ट उसके फेलियर था ये स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन कर पाया था, स्टेबिलिटी ऑफ एटम नॉट एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों? देखो, हमारे उस टाइम पे ना बहुत पॉपुलर थ्योरी थी मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सवेल थ्योरी हमारी क्या बोलती थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ये बहुत बड़े साइंटिस्ट है, वो अपनी थ्योरी में बोल रहे थे एनी चार्ज पार्टिकल which is accelerated emits radiation and loses energy। वो कह रहे थे अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल होगा तो वो रेडिएशन एमिट कर देगा और एनर्जी लूज कर देगा। ठीक है, तो इस हिसाब से तो हमारा ये पॉजिटिव
और नेगेटिव चार्ज, ये भी तो हमारे चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा न्यूक्लियस और जो इलेक्ट्रॉन है ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी रिवॉल्व कर रहे हैं, ये इसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हमारे रदरफोर्ड ने बोला था, ठीक है। इसका मतलब इसके पास भी एक्सेलरेशन है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल भी है, एक्सेलरेशन भी है, तो इस हिसाब से तो इसको अपनी एनर्जी लूज कर देनी चाहिए। अगर ये अपनी एनर्जी लूज कर देगा तो ये कोलाइड करेंगे, एटम तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो इसकी स्टेबिलिटी तो उसको डिफाइन करने नहीं आई, है ना, स्टेबिलिटी तो उसने डिफाइन नहीं करी, ये डिस्ट्रॉय थोड़ी हो जाता है, फिर तो मैटर बनता ही नहीं हमारा कभी भी, ठीक है। तो ये जो हमारे रिवॉल्व कर रहे हैं, ये जो स्टेबिलिटी है हमारे एटम की, वो क्यों है, कैसे है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया अच्छी तरह से, ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोली थी, ये नोट डाउन करना है तो कर लो, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है, हो गया। सेकेंड बात, वो डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं उसको हम, या लाइन स्पेक्ट्रम बोल सकते हैं, को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कांट एक्सप्लेन, ठीक है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, आपको याद है स्पेक्ट्रम क्या होता है? वाइट लाइट होती थी हमारे प्रिज्म में से, जब हम उसे पास आउट करवाते थे वो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती थी, है ना, और 7 कलर हमें विजिबल होते थे स्क्रीन के ऊपर। जिस स्क्रीन के ऊपर वो 7 कलर हमें विजिबल होंगे उसको हम पूरा एक स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ये पूरी जो हमारी विबग्योर होता है ना कलर्स में, याद आया होगा आपको, इस पूरे को हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या हो रहा था, हम कोई गैस डाल रहे, जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की बात कर लेते हैं, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन गैस डाली, ठीक है, यहाँ से हमने वाइट लाइट पास करवाई, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे स्क्रीन लगाई है, यहाँ पे हमें कुछ कलर्स विबग्योर में से, मान लो हमें ब्लू कलर अपीयर हो गया, ग्रीन कलर हमें दिख रहा है, ठीक है, ऑरेंज दिख रहा है, और हमारे वॉयलेट, इंडिको, रेड, ये सब हमें नहीं दिख रहे, है ना। कुछ कलर्स हमें अपीयर हो रहे थे, कुछ कलर्स हमें अपीयर नहीं हो रहे थे, मतलब डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम ही अपीयर हो रहा था, ठीक है, दिख रहा था हमें, मतलब पूरा स्पेक्ट्रम नहीं दिख रहा था, उसके कुछ पार्ट्स ही, कुछ वेवलेंथ्स ही हम देख पा रहे थे। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ वेवलेंथ्स हमें दिख रही हैं, कुछ कलर्स हमें दिख रहे हैं और क्यों कुछ कलर्स हमें नहीं दिख रहे, ठीक है। इस डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया वो, ठीक है। जो आगे हमारे बोहर ने करा है, अभी हम उसको पढ़ते हैं, अभी इसको नोट डाउन कर लो अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। फिर आए हमारे नील बोहर, ये थ्योरी अब आपकी बीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से देखिएगा। नील बोहर का एटॉमिक मॉडल, उसने क्या बोला था, उसने फर्स्ट बात तो यही बोली थी कि हमारा सेंटर, एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये तो हमारे रदरफोर्ड ने भी बोला था। ये नई बात क्या हुई, तो नई बात उन्होंने क्या बोली थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड भी बोल सकते हैं, या तुम्हारी बुक्स में वर्ड यूज करा हुआ है क्वांटाइज्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स, ठीक है। उनका कहने का मतलब था जो इलेक्ट्रॉन है हमारे जो न्यूक्लियस के अराउंड मोशन कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, वो फिक्स्ड पोजीशन पे ही कर रहे हैं, ठीक है, फिक्स्ड सर्कुलर मोशन है उनका, और उनकी जो एनर्जी है वो भी फिक्स्ड है, एनर्जी भी फिक्स्ड है, और उनकी वेलोसिटी भी फिक्स्ड है, ठीक है। फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड इनका सब चीज़ों का मतलब क्वांटाइज्ड सर्कुलर मोशन है हमारे इलेक्ट्रॉन का। इसका मतलब क्या है, क्वांटाइज मतलब किसी फिक्स्ड पोजीशन पे, फिक्स्ड वैल्यू पे ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं, फिक्स्ड एनर्जी पे ही वो रिवॉल्व कर रहे हैं। मतलब जैसे ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, एक हमारा यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा होगा, इस तरह से। मतलब एक फिक्स्ड पाथ है हमारा, फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पे हमारे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। रुदरफोर्ड ने क्या बोला था, रुदरफोर्ड ने तो यही बोला था ना कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन है सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। उसने ये नहीं बोला था कि फिक्स्ड हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड एनर्जी है, ऐसा कुछ नहीं बोला था। उसका कहने का, रुदरफोर्ड का कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहीं कहीं भी घूम रहे होंगे, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं यहाँ पे कहीं भी। उन्होंने रेडियस, पर्टिकुलर रेडियस पे ही कर रहे हैं, पर्टिकुलर एनर्जीज पे ही कर रहे हैं, ये नहीं बताया था उन्होंने,
ठीक है, इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड वेलोसिटी और फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट है, उसी पे ही ये रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट नोट आउट कर लो। सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकेंड पॉइंट उन्होंने बोला था जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स पोजीशन पे, ठीक है, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में, इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h/2π के। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमें पूछे कोई फर्स्ट ऑर्बिट में जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है तो हम बोलेंगे h/2π। अगर हमें पूछे सेकंड ऑर्बिटल में जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन्स का तो वो क्या है, हम बोलेंगे 2h/2π। ठीक है, अगर थर्ड वाले ऑर्बिट में पूछेंगे 3h/2π। ठीक है, ऐसे बोलेंगे। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है कि हमारे जो इसको अगर हम सभी ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम को अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें, तो हम क्या लिखेंगे, NH/2π। n क्या है, कोई भी इंटीजर नंबर, ठीक है, समझ में आई बात। और n को एक्चुअल में क्या है, हमारी शेल नंबर। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है, शेल नंबर हम ऐसे बोलते थे ना, n की वैल्यू अगर 1 है तो वो k शेल है, n की वैल्यू अगर 2 है तो वो l है, n की वैल्यू अगर 3 है तो वो m शेल है, KLMN, ऐसे शेल्स होती थी ना हमारी। ठीक है, वही यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है हमारा कि हमारा अगर हमें बोल रहे हैं कि इस फर्स्ट ऑर्बिट का हमारा एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन्स का क्या है, तो वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा h/2π के। अगर फर्स्ट है तो 1 तो h/2π, अगर सेकंड है तो मतलब n की वैल्यू हमारी 2 होगी, 2h/2π। ठीक है, इस तरह से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पॉइंट लिख लो, इंटीग्रल मल्टीपल वाला एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू NH/2π। ठीक है, तो आपको एंगुलर मोमेंटम भी मैं यहीं पे समझा देती हूँ पहले, नेक्स्ट पॉइंट पे जाने, बोहर की अभी थ्योरी खत्म नहीं हुई है, नेक्स्ट पॉइंट में जाने से पहले यहाँ पे हम एंगुलर मोमेंटम और क्वांटाइज्ड कंडीशन जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वो देख लेते हैं। क्वांटाइज्ड कंडीशन है ना ये हमारी कि इतने इंटीग्रल पर ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, इतनी वैल्यू पे ही रिवॉल्व करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं अब हम एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम L वेक्टर से डिनोट करते हैं। L इज इक्वल टू रेडियस ऑफ एटम क्रॉस मोमेंटम, रेडियस ऑफ एटम और मोमेंटम हमारे इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, अब हमारा जो ये है क्रॉस, ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, वेक्टर्स के बीच में क्रॉस है ना, ये आपने सब चीज़ें आप याद कर लो, वहाँ पे पढ़ी होंगी। अब देखो हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, हमारी मोमेंटम की वैल्यू होती है मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पे अगर हम पुट करें, यहाँ पे पहले हम एंगुलर मोमेंटम निकाल किस कर रहे हैं, ये हमारा एटम न्यूक्लियस है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, वो रिवॉल्व कर रहा है विद v वेलोसिटी। यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आएगी इसकी वेलोसिटी, ये हो जाएगी, यहाँ पे ये पहुँचेगा इसकी वेलोसिटी, यहाँ पे पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे क्रॉस mv। अब टू वेक्टर्स के बीच में जब भी क्रॉस आ जाता है उसकी वैल्यू क्या होती थी, साइन थीटा। ठीक है, याद है, साइन थीटा। अब आएगा r, सॉरी अगर हमने इसका क्रॉस हटाना है r, इसकी वैल्यू आएगी r mv साइन थीटा। ठीक है, r mv साइन थीटा। अब साइन, यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या है, अब वो हम यहाँ से देख सकते हैं। देखो थीटा की वैल्यू इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, हमेशा हर कहीं 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी साइन थीटा की वैल्यू साइन 90। ठीक है, L इज इक्वल टू r mv साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू m
वी आर, ये हमारा एक रिलेशनशिप आ गया। तो अगर इसकी वैल्यू हम ये जो हमने रिलेशनशिप निकाला था NH/2 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा m, हमारा एंगुलर मोमेंटम हमने अभी निकाला क्या है, mvr = NH/2। यही हमारी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये है हमारी बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ये हम उसमें भी पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली में भी पढ़ेंगे। जब अभी तो ये हम बोहर ने दिया है ना, ये बेटर एक्सप्लेन करा है हमारे डी ब्रॉगली ने, वहाँ पे भी हम सेम टू सेम यही थ्योरी, यही हमारा इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। चलिए इसको मैं एक बार यहाँ पे सही से लिख देती हूँ, जो हमारी क्वांटाइजेशन कंडीशन आई है, बोहर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, बोहर्स क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की क्या आई है, जो हमारा मोमेंटम था NH/2 वो क्या हो गया है, mvr = NH/2। ठीक है, इसमें ये सब क्या है लिख लो। m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ एटम, लिख देती हूँ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r है रेडियस ऑफ एटम, h क्या है हमारा, प्लैंक्स कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, और पाई तो आपको पता है पाई की वैल्यू। हाँ, हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6 पॉइंट, ठीक है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये वैल्यू किसकी है, हमारे प्लैंक्स कांस्टेंट। चलिए इतना हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसका, अब वो बोल रहा है ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना, हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, ये किसकी वजह से कर रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से रिवॉल्व कर रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स का अगर आपको एग्जांपल दूं मैं, कि जैसे ये हमारा कोई भी मार्कर मान लो, है ना, इसके ऊपर मैंने धागा लपेट दिया, उसके साथ मैंने कोई स्टोन रखा है, धागे के साथ स्टोन रखा है, उसको लपेटा अच्छे से, फिर उसको जब हम घुमाएंगे तो वो इस तरह से सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, ये सर्कुलर मोशन जो है, इस तरह से जो सर्कुलर मोशन हो रहा है धागे के साथ जो हमने बांधा है, वो ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है स्टोन का। ठीक है, लेकिन इस सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमें यहाँ पे एक फोर्स भी लगानी पड़ रही है। मैं यहाँ पे हाथ घुमाऊंगी तभी हमारा वो धागा घूमेगा, तभी हमारा स्टोन राउंड राउंड घूमेगा इसके आसपास। ठीक है, तो वो फोर्स प्रोवाइड करती है हमारे टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। किसी भी टू चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो ये तो पास में आके कोलैप्स हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता क्या, ये इसके अराउंड घूमता रहता है ड्यू टू ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है ये सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स को जनरेट करती है, जिसकी वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे राउंड राउंड घूमता है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड्स centripetal force to the electron। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, और उन्होंने क्या बोला था, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है किसी ऑर्बिट में, तो ना वो कभी अपनी एनर्जी लूज करेगा, ना ही अपनी एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, अगर
सेम ऑर्बिट में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो ना ही वो अपनी एनर्जी लूज करेगा ना ही गेन करेगा, ठीक है। अगर वो लूज कर दे अपनी एनर्जी या गेन कर ले अपनी एनर्जी, अगर मान लो इसने अब गेन कर ली एनर्जी, तो वो यहाँ पे ही नहीं रहेगा फिर, ठीक है। सेम पर्टिकुलर ऑर्बिट में नहीं रहेगा, फिर वो जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उस ऑर्बिट में चला जाएगा। ऐसे ही अगर इसने हमारे इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज कर दी तो ये वो नीचे वाले ऑर्बिट में चला जाएगा, उसी में नहीं रहेगा, ठीक है। हमारे सबसे पहले पर्टिकुलर शेल में या पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नेवर गेन और लूजेस एनर्जी। एक तो ये बात नोट डाउन कर लो। दूसरी बात, अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है एनर्जी तो वो एक्साइटेशन करके दूसरे ऑर्बिट में चला जाएगा, जंप कर जाएगा हायर एनर्जी वाले ऑर्बिट में, ठीक है। और अगर हमारा लूज करेगा तो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में आ जाएगा, ऑर्बिट में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात नोट आउट करनी। अब मेरी एक और बात समझो, ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये सारी एनर्जीज एब्जॉर्ब नहीं करते, सारी एनर्जीज गेन नहीं करते, क्योंकि मैं तुम्हें अब पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो इस शेल का, ये हमारे ऑर्बिटल्स हैं, ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। इस शेल की एनर्जी होती है हमारी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन सभी की एनर्जीज होती हैं, ठीक है। तो इसकी एनर्जी होती है -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसकी होती है -1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऐसे ही हमारी -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। हमारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। अब मैं अगर बोलूँ इलेक्ट्रॉन को मैंने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है, ठीक है। अगर मैं ये हमारे शेल में इलेक्ट्रॉन के पास पहले ही हमारी ये एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। जो हमारी ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही हमारे इलेक्ट्रॉन की होती है, ठीक है। इसके पास हमारी ये थी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हम 13 मान लेते हैं, चलो, है ना, कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए, समझाने के लिए आपको। अगर मैंने इसको बोला हमने +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है, ठीक है, तो माइनस करके क्या आ गया -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये उस एनर्जी को गेन, अगर हम +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देंगे तब वो इस एनर्जी को गेन करके जंप कर जाएगा, जो जिसकी -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। लेकिन अगर हम उसको 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे देते तो यहाँ पे एनर्जी कितनी बचती 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला कोई एनर्जी शेल है ही नहीं, ठीक है। एनर्जी शेल नहीं है तो वो 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को गेन ही नहीं करेगा, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो यहीं पे रिवॉल्व करता रहेगा, ठीक है। इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, इससे हम बोलते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है पर्टिकुलर एनर्जी ही गेन करेगा और लूज करेगा। और कौन सी एनर्जी गेन करेगा लूज करेगा, जो हमारे 2 शेल्स के बीच में जो एनर्जीज का डिफरेंस है, 2 ऑर्बिट एनर्जी में जो डिफरेंस है उन्हीं एनर्जी को वो एब्जॉर्ब करेगा या गेन करेगा या लूज करेगा, ठीक है। 2 शेल्स के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसी एनर्जी को, जैसे इसमें है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, वो उसने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एब्जॉर्ब कर ली, गेन कर ली, तो वो जंप करके यहाँ पे चला गया, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल, ये हो गया तुम्हारा। नेक्स्ट है, इसी के बेसिस पे उसने जो हमारे रदरफोर्ड की जो फेलियर था, उसने बोला था डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, वो इसी के बेसिस पे एक्सप्लेन कर दिया बोहर ने। कैसे करा, अब देखो, अब हमारा ये हमने क्या लिया था, हाइड्रोजन गैस ली थी या कोई भी CO2 कोई भी गैस ले लो, ठीक है। उसके ऊपर हमने अगर वाइट लाइट पास करवाई तो हमारी स्क्रीन पे कुछ हमें वो शो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। वो क्यों कर रहे थे, हो सकता है इसके इलेक्ट्रॉन्स को वो वाली एनर्जी, इसके इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो उस एनर्जी से जो हम उसको दे रहे हैं, वेवलेंथ्स दे रहे हैं, उससे मैच कर गई हो, इसलिए उसने गेन कर ली हो, ठीक है। उन्होंने कुछ वेवलेंथ्स गेन कर ली और उसकी वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रही, जो नहीं करी वो यहाँ पे शो हो रही है, उसकी वजह से कलर्स शो हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब समझ आ गया कि ये क्यों कुछ कलर शो कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे।
इसलिए नहीं कर रहे थे, वो उसने गेन कर लिए थे, फिर वो कैसे शो करेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्लैंक्स थ्योरी, इसमें क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे हम, और पढ़ेंगे डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन में हम मैटर वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी पढ़ेंगे, उसके सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे, फिर जस्टिफिकेशन पढ़ेंगे वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का। ठीक है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। आज के लिए